प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने चैनल उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम डायरी के पन्ने एन फ्रैंक कक्षा 12वीं आरो भाग 2 के इस पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी इन लघु उत्तरीय प्रश्नों को ध्यान से सुने, देखें और समझें। साथ ही अपनी नोटबुक में अवश्य लिखें ताकि जब परीक्षा हो तो उस समय आपको दोहराई करनी पड़े, रिवीजन करना पड़े तो कोई दिक्कत ना हो, किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। आज हम प्रश्न नंबर 24 से शुरू करेंगे। प्रश्न 1 से 23 तक जो कि बहुविकल्पीय थे, वस्तुनिष्ठ थे, वो हल कर चुके हैं। उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके आप पहले भाग को प्राप्त कर सकते हैं और आगे के प्रश्न अभी हल कर रहे हैं। चलिए मिलके हल करते हैं और साथ बने रहिए उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पे। लाइक करें, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन प्रश्नों का लाभ मिले। और यदि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी लेकर आती रहूं। आपका साथ बना रहना अत्यंत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विकट समय में दो यहूदी परिवार एक गुप्त आवास में 2 वर्ष तक रहे। इन यहूदी परिवार में कौन कौन था? देखिए, डायरी के पन्ने एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई रचना है। क्या है इसमें, ये हम पहले भाग में पढ़ चुके हैं, वहां से आप जान सकते हैं। अभी केवल यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पे जो यहूदी परिवार थे, गुप्त आवास में रहे थे 2 वर्ष, उनमें कौन कौन शामिल था, हमें ये बताना है। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका उत्तर दिखाते हैं आपको क्या होगा। लिखिएगा और साथ ही समझिएगा अपनी नोटबुक में। इन यहूदी परिवारों में एक था फ्रैंक परिवार। एक परिवार कौन सा था? फ्रैंक परिवार था। ठीक है, उसमें कौन कौन शामिल थे? जिसमें माता पिता, 13 वर्षीय एन और उसकी बड़ी बहन मार्गेट थी जो कि 16 वर्षीय थी। कुल मिला के 4 सदस्य थे। दूसरे परिवार में वान दंपति था। दूसरा परिवार कौन था? वान दंपति और उनका 16 वर्षीय बेटा, पति पत्नी और उनका 16 वर्षीय बेटा जिसका नाम पीटर था। 3 सदस्य थे। ठीक है, और 8वें व्यक्ति मिस्टर डसेल थे। 4 तो फ्रैंक परिवार के सदस्य थे और 3 वान दंपति के सदस्य थे। जो 8वां व्यक्ति था वो मिस्टर डसेल थे जो कि ये गुप्त आवास पर 2 वर्ष तक छिप कर रहे थे, अज्ञातवास में रहे थे। ठीक है, इस प्रश्न को आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 यहाँ पे आ रहा है। गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में किसने लिपिबद्ध किया? गुप्त आवास में जो 2 वर्ष बिताए थे उस जीवन को अपनी डायरी में लिपिबद्ध किया था। किसने किया था? आपने शायद देख भी लिया होगा किसने किया था। यहाँ पे देखिए, ओटो फ्रैंक की पुत्री एन ने किया था। किसने किया था? ओटो फ्रैंक पिता का नाम था और उनकी पुत्री एन थी। उसने अपने जो अज्ञातवास का समय था 2 वर्ष का, उसने अपनी डायरी में लिपिबद्ध किया था। प्रश्न 26 देखते हैं क्या है। यह डायरी कब से कब तक लिखी गई? एन ने डायरी लिखी थी, कब शुरुआत की थी और कब तक, कौन सा आखिरी पेज था, कौन सा आखिरी पन्ना था, कब लिखा था उसने, ये बताना है। तो इसका भी देखते हैं। चलिए और साथ लिखिएगा। मैंने कहा है आपको लिखना तो है ही। शुरुआत कब की थी? 2 जून 1942 से पहली शुरुआत थी और अगस्त 1944 तक आखिरी था। ठीक है, 2 जून 1942 को शुरुआत की थी, अगस्त 1944 इसका आखिरी समय था। उस समय तक इसने लिखी थी एन फ्रैंक ने। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 27 पे।
यहूदी परिवार कब पकड़ा गया? पकड़ा गया था, कब पकड़ा गया ये बताना है। देखिए बच्चों, जो ये प्रश्न है ये बोर्ड ऑफ एजुकेशन भिवानी, हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन भिवानी की साइट पर उपलब्ध है और वहीं से इन प्रश्नों को मैं हल करवा रही हूँ। परीक्षा में अवश्य आने हैं। हमारा प्रश्न था कि यहूदी परिवार कब पकड़ा गया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 अगस्त 1944 को। 4 अगस्त 1944 को यहूदी परिवार पकड़ा गया, जो कि अज्ञातवास में रह रहा था। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। एन की मृत्यु कब हुई? एन की मृत्यु कब हुई ये बताना है। कब हुई थी पता है आपको? पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। 4 अगस्त 1944 को पकड़ा गया था और एन की मृत्यु कब हुई थी? सन 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं क्या है। डायरी को कब और किसने प्रकाशित करवाया था? एन ने डायरी लिखी थी, ये बात पक्का है। 1945 में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस डायरी को कब और किसने प्रकाशित करवाया ये बताना है। किसने करवाया था इसको प्रकाशित? डायरी को एन की मृत्यु के बाद उसके पिता ओटो फ्रैंक ने सन 1947 में प्रकाशित करवाया। क्या लिखोगे आप कि डायरी को एन की मृत्यु के बाद, जो कि 1945 में हुई थी उसकी मृत्यु, उसके बाद उसके पिता ओटो फ्रैंक ने प्रकाशित इसे करवाया। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। एन ने डायरी की चिट्ठियां किसे संबोधित की थी? जो डायरी लिख रही थी, चिट्ठियां लिख रही थी, किसको संबोधित करके लिख रही थी ये बताना है। इस प्रश्न का उत्तर तो आपको अवश्य पता होगा। किसको संबोधित करके लिख रही थी वो? उसकी एक सहेली थी ना। और सहेली कौन थी वास्तव में? डायरी में एन ने चिट्ठियां अपनी किट्टी नाम की गुड़िया को, जो कि निर्जीव थी गुड़िया, लेकिन उसको अपनी सहेली बनाया था, अपने मित्र बनाया था, दोस्त बनाया था, उसी को संबोधित करके उसने चिट्ठियां लिखी थी। और वो गुड़िया कब मिली थी, कैसे मिली थी? उसे जन्मदिन के उपहार के रूप में मिली थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 31 देखते हैं क्या है। रविवार के दिन दोपहर 3 बजे मार्गरेट ने एन को क्या बताया? क्या है प्रश्न कि रविवार के दिन मार्गरेट ने दोपहर 3 बजे मार्गरेट ने एन को क्या बताया? क्या बताया? चलिए दिखाते हैं आपको क्या बताया। मार्गरेट ने एन को बताया कि पापा को ASS ने से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। मार्गरेट ने क्या बताया कि उसके पापा, जो कि फ्रैंक थे, को ASS ओटो फ्रैंक थे से बुलाया गया है। ये कि एक कैंप था, यहूदी कैंप था, वहाँ से इसको बुलाया आया था, यानी कि खतरे का सायरन बज चुका था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32। एन ने अपने थैले में क्या क्या भरा था और क्यों? किसने भरा था? एन ने अपने थैले में क्या क्या भरा? ध्यान रखिएगा, एन ने अपने थैले में क्या क्या भरा और क्या भरा, आपको ये बताना है। क्या है इस प्रश्न का उत्तर? देखिए प्रश्न नंबर ये जो 32 है, इसका उत्तर है एन ने अपने थैले में डायरी, कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में रखी थी, क्योंकि वह स्मृतियों को अधिक महत्व देना चाहती थी। क्यों रखी थी स्मृतियों को? यानी कि यादों को अधिक महत्व देना चाहती थी। उसने क्या रखा, फिर से सुनिए। डायरी, कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी और कुछ पुरानी चिट्ठियां थैले में रखी। क्यों रखी ये भी प्रश्न पूछ सकता है, तो क्या बताओगे? क्योंकि वो स्मृतियों को अधिक महत्व देना चाहते थे। प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। मार्गरेट ने अपने, अब की बार क्या बताया था, एन ने क्या रखा, अब है मार्गरेट ने अपने थैले में क्या क्या भरा। प्रश्न नंबर 33 है, मार्गरेट ने अपने थैले में क्या क्या भरा। एन ने क्या भरा था, अभी बताया था
कि डायरी थी, कलर थे, रुमाल थे, स्कूली किताबें थी, कंघी थी, पुरानी चिट्ठियाँ थी, ये भरी थी। और जो मार्गेट थी, मार्गेट कौन थी? उसकी 16 वर्षीय बहन थी। किसकी? एन की। उसने अपने थैले में स्कूली किताबें भरी। मार्गेट ने क्या भरा? थैले में अपनी स्कूली किताबें भरी। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। मार्गेट किसकी निगरानी में अज्ञात जगह के लिए चली गई? किस व्यक्ति की निगरानी में यानी कि देख रेख में अज्ञात जगह के लिए चली गई? कहाँ चली गई थी? किसके साथ? किसकी निगरानी में? ये देखना है। किसकी निगरानी में गई थी? लिखिए कि मार्गेट मिएक की निगरानी में अपनी साइकिल पर अज्ञात जगह के लिए चली गई। कौन था जिसकी निगरानी में गई थी? मिएक। और कैसे गई थी? अपनी साइकिल पर गई थी अज्ञात जगह पे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। एन व उसके परिवार को अज्ञातवास के लिए कब जाना पड़ा? एन व उसके परिवार को अज्ञातवास के लिए कब जाना पड़ा था? कब जाना था? ठीक है, देखते हैं इसका क्या होगा। कब जाना था उनको? 16 जुलाई को जाना था। कब जाना था? 16 जुलाई को। लेकिन कब गए वो बताते हैं। 16 जुलाई को उनको जाना था। फ्रैंक परिवार के छिपने की जगह थी। कौन सी जगह फ्रैंक परिवार छिपा था ये बताना है। कहाँ छिपा था? किस जगह पे छिपा था? ये आपको याद होना चाहिए। कहाँ छिपा था? ओटो फ्रैंक के का ऑफिस, जो उसका पापा था उसके ऑफिस में ही वो छिप गए थे। ठीक है, अज्ञातवास में वो छुप गए थे कुछ 2 साल के लिए। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। किस कारण फ्रैंक परिवार ने अविलंब अज्ञातवास में जाने का निर्णय लिया? देखो, उनको 16 जुलाई को जाना था, लेकिन अविलंब यानी कि बिना देरी किए अज्ञातवास में जाने का उन्हें निर्णय लिया, यानी कि पहले ही जाना पड़ा। किस कारण उनको पहले जाना पड़ा अज्ञातवास में, ये बताना है। तो किस कारण जाना पड़ा था देखिए और लिखिएगा इसको। सन 1942 में फ्रैंक परिवार अज्ञातवास जाने की योजना बना ही रहे थे कि फ्रैंक परिवार की बड़ी लड़की मार्गेट को सेंट्रल ऑफिस फॉर ज्यूरिश इमिग्रेशन से बुलावा आ गया। कहाँ से बुलावा आया? फिर से सुनिए। सेंट्रल ऑफिस फॉर ज्यूरिश इमिग्रेशन से बुलावा आया। यह लड़की के लिए इस बुलावे के खतरनाक मायनों को देखते हुए अविलंब अज्ञातवास में जाने का निर्णय लिया, यानी कि बिना देरी किए बुलावा आया। इसका मतलब है खतरे की घंटी बज चुकी है, उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। और इस बुलावे को देखते हुए उन्हें तुरंत, जो कि 16 जुलाई को जाना था, लेकिन तुरंत वहाँ पे अविलंब अज्ञातवास में जाने का उन्होंने निर्णय ले लिया और वो निकल गई अज्ञातवास में। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं क्या है। एन ने अपनी डायरी में मिस्टर डसेल के बारे में क्या बताया? मिस्टर डसेल जो कि 8वां व्यक्ति था जो अज्ञातवास में रह रहा था, उसके बारे में क्या बताया एन ने अपनी डायरी में, ये बताना है। तो क्या बताया इसको देखिएगा और लिखिएगा। साथ ही ये भी बताएगा कि कैसे प्रश्न आपको लगे। देखिए बेटा, आपको प्रश्न अच्छे लगे ना लगे, लेकिन याद तो करने, क्योंकि परीक्षा में आने हैं। आप अच्छे से समझिएगा और याद कीजिएगा। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको आप नहीं कर सकते हो, बस मन में ठान लेना है कि करना है, हमें करना है, अपने आप हो जाएगा सब कुछ। एन ने मिस्टर डसेल के बारे में क्या बताया? एन ने बताया कि मिस्टर डसेल के साथ वे अपना कमरा शेयर करती थी, यानी कि उसी कमरे में वो रहती थी। वे बाबा आदम के जमाने के अनुशासित मास्टर थे, यानी कि बहुत ही अनुशासित व्यक्ति थे, अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे। वे चुगलखोर भी थे। चुगलखोर क्या होता है? किसी की चुगली करना। एन की सभी बातों की रिपोर्ट उसकी मम्मी को दे देते थे। जो एन करती थी उसकी सभी बातों की रिपोर्ट, सभी की शिकायत उसकी मम्मी से कर देते थे। उनकी लंबी लंबी बातें एन को उपदेशों के समान लगती थी। ये बातें इस डसेल ने, मिस्टर डसेल के बारे में एन ने अपनी डायरी में लिखी थी। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं क्या है। टर्की किसके पक्ष में आ गया था? टर्की यानी कि तुर्की किसके पक्ष में आ गया था? किसके पक्ष में आ गया था?
इंग्लैंड के पक्ष में आ गया था। किसके पक्ष में आ गया था? इंग्लैंड के पक्ष में। ठीक है, प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। कितने गिल्डर के नोट अवैध घोषित किए जा रहे थे? मुद्रा है, कितने गिल्डर के नोट अवैध घोषित किए जा रहे थे ये बताना है। पाठ में आपने पढ़ा है, डायरी के पन्ने में पढ़ा है, क्या हो सकता है? तो 40,000 गिल्डर के जो नोट है वो अवैध घोषित किए जा रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, घर के कायदे कानून के पालन में आलसी कौन है? घर के कायदे कानून के पालन में आलसी कौन है ये बताना है हमें। तो कौन है आलसी? आप हो आलसी? नहीं होने चाहिए। कौन है आलसी घर के कायदे कानून में? मिस्टर डसेल। कौन था? सही उत्तर क्या होगा? मिस्टर डसेल घर के कायदे कानून में आलसी थे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 42 देखते हैं, क्या है? नीदरलैंड वाले अज्ञातवास में छिपे लोगों की मदद कैसे करते थे? नीदरलैंड के जो व्यक्ति थे वो अज्ञातवास में छिपे हुए लोगों की मदद करते थे, कैसे करते थे ये बताना है। ठीक है, प्रश्न को देख लीजिए ध्यान से और लिख लीजिएगा कि नीदरलैंड वाले अज्ञातवास में छिपे लोगों की मदद कैसे करते हैं। तो क्या बताओगे, कैसे करते हैं वो उनकी मदद? नीदरलैंड वाले अज्ञातवास में छिपे लोगों को वित्तीय सहायता देते हैं। वित्तीय सहायता यानी कि आर्थिक सहायता, धन की सहायता, पैसों की सहायता। नकली पहचान पत्र बनवाते हैं। युवा ईसाइयों के लिए काम खोजते हैं। नकली पहचान पत्र बनवाते हैं ताकि वो बाहर जा सके और काम कर सके। जो युवक जो ईसाई लोग हैं उनको काम की खोज करते हैं, उनके लिए कोई काम धंधा निकालता कि उनको अपना जीवन यापन करने में कठिनाई ना हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, क्या है? कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन ने लंदन में डच प्रसारण में क्या कहा? देखिए, कैबिनेट मंत्री मिस्टर बोल्केस्टीन थे, उन्होंने लंदन में डच प्रसारण हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, उसमें क्या कहा था ये बताना है और इसका उत्तर क्या होगा? मंत्री ने कहा कि युद्ध के बाद युद्ध का वर्णन करने वाली डायरियों पत्रों का संग्रहण किया जाएगा। मंत्री ने क्या कहा कि युद्ध के बाद का वर्णन, युद्ध का और युद्ध के बाद का वर्णन करने वाली जो भी सामग्रियां हैं, जो भी डायरियां हैं, जो भी पत्र हैं, जो भी रचनाएं हैं, उनका संग्रहण किया जाएगा, उनको इकट्ठा किया जाएगा, ये मंत्री ने कहा था, बोल्केस्टीन ने कहा था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44 देखते हैं। ब्रिटिश वायुसेना के वायुयानों ने कितना बारूद बरसाया? ब्रिटिश वायुसेना के जो वायुयान थे उन्होंने बारूद बरसाया था, कितना बरसाया था ये बताना है। तो कितना बरसाया था, चलिए देखते हैं। ब्रिटिश वायुसेना के 350 वायुयानों ने इजुमुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया। ठीक है, 350 वायुयान थे और उन्होंने कहाँ बनाया? इजमुइडेन पर 550 टन गोला बारूद बरसाया। ठीक है, लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 45, युद्ध काल में लोगों को किन किन कष्टों से गुजरना पड़ा? कैसे कष्ट उन्हें उठाने पड़े थे युद्ध के दौरान, ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? युद्ध होता है तो बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ती हैं, क्या क्या उठाई थी वो भी देखते हैं। युद्ध काल में लोगों को सामान खरीदने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। चोरी आम बात थी, लोगों ने नैतिकता त्याग दी थी। सब भूखे थे, फटे हाल थे, छोटे छोटे बच्चे भी चोरी करते थे। पुलिस किसी पर भी आरोप लगाकर जेल में भेज देती थी। ये सारी कठिनाइयाँ युद्ध काल के दौरान लोगों को
भुगतनी पड़ी थी, इन सब का सामना करना पड़ा था। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 46। एन की अज्ञातवास में किस में रुचि हो गई थी? एन अज्ञातवास में रह रही थी, उसकी रुचि हो गई थी, किस विषय में रुचि हो गई थी, किस में रुचि हो गई थी, ये बताना है। तो इसको देखते हैं, एन की अज्ञातवास में किस में रुचि हो गई थी? अज्ञातवास के दौरान एन की परिवार के वंशजों व राजसी परिवारों की वंशावली में रुचि हो गई थी। अज्ञातवास के दौरान उसके परिवार के जो वंशज थे, राजसी परिवारों की वंशावली थी, उनमें रुचि उत्पन्न होगी। कौन से उनके परिवार के वंशज थे, कौन से राजसी परिवार थे, उनकी वंशावली क्या थी, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना उसका रुचि का विषय हो गया था। पत्रिकाओं से फिल्मी कलाकारों की तस्वीरें एकत्रित करती थी, फिल्मी कलाकारों की तरह केस सज्जा करती थी, यानी कि ये सब उसकी रुचि का विषय हो गया था अज्ञातवास में। प्रश्न नंबर 47। जॉन व मिस्टर क्लीमैन को किसके बारे में बात करना अच्छा लगता था? क्या है? जॉन व मिस्टर क्लीमैन को किसके बारे में बात करना अच्छा लगता था, ये बताना है। तो किसके बारे में बात करना अच्छा लगता था, ये देखते हैं। जॉन व क्लीमैन को अज्ञातवास में छुपे हुए और भूमिगत लोगों के विषय में बात करना अच्छा लगता था। जॉन और क्लीमैन को अज्ञातवास में जो छुपे हुए लोग थे, भूमिगत लोग थे, उनके बारे में बातें करना अच्छा लगता था। प्रश्न नंबर 48। एन फ्रैंक के पिता के ऑफिस में कौन कौन कार्य करता था? उसके पिता के ऑफिस में कौन कौन कार्य करता था, जो कि वहीं पे अज्ञातवास में छिपे थे नहीं, एन फ्रैंक का परिवार और वान परिवार और मिस्टर डसेल, तो उसके ऑफिस में कौन कौन कार्य करता था, हमें ये बताना है। देखिए, एन फ्रैंक के पिता के ऑफिस में मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमैन, मिएप और 23 वर्षीय टाइपिस्ट बेप काम करते थे। कौन कौन करते थे, फिर से सुनिए। मिस्टर कुगलर, मिस्टर क्लीमैन, मिएप और 23 वर्षीय टाइपिस्ट बेप काम करते थे। ठीक है, ये उसके ऑफिस के कर्मचारी थे, सहयोगी थे। मिस्टर डसेल किसके साथ पत्राचार कर रहे थे और उनके पत्र कौन डील करता था? मिस्टर डसेल किसके साथ पत्राचार करते थे और उनके कौन डील करता था, कौन उसके पत्रों को डील करता था, ये बताना है। तो कौन करता था, देखते हैं। मिस्टर डसेल चार्लोट तथा अन्य लोगों से पत्राचार करते थे तथा डच अध्यापिका से पत्रों में सुधार कराते थे। एक डच अध्यापिका थी, उससे पत्रों में जो त्रुटियां होती थी उनमें सुधार करवाते थे। और मिस्टर डसेल चार्लोट और अन्य लोगों से पत्राचार करते थे। प्रश्न नंबर 50 पे आते हैं। देखिए बच्चों, अभी तक आपने लाइक शेयर नहीं किया तो कर दीजिएगा, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न नंबर 50 है, सैनिक किस बात पर गर्व करते हैं? सैनिक किस बात पर गर्व करते हैं, ये बताना है। तो किस बात पर गर्व करते हैं? सैनिक अपने घाव पर गर्व करते हैं। जिस सैनिक को जितने घाव लगते उतना ही गर्व से भर जाता है। पाठ के अनुसार, एन फ्रैंक की जो डायरी उसके अनुसार सैनिक अपने घाव पर, जो घाव होते हैं, जो तकलीफें होती हैं युद्ध के दौरान, जो घाव लगते हैं उन पे गर्व करते हैं, और जितने ज़्यादा जिस सैनिक को घाव लगते हैं उतना ही वह गर्व से भर जाता है। एन की डायरी में किसका वर्णन है और इसे ऐतिहासिक दस्तावेज क्यों कहा जाना चाहिए? एन की डायरी में किसका वर्णन और ऐतिहासिक दस्तावेज कहा जाना चाहिए, क्यों कहा जाना चाहिए ऐतिहासिक दस्तावेज, ये बताना है। तो क्या बताओगे आप? यहाँ पे देखिए, एन ने अपनी डायरी में द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदी परिवारों पर हुई यातनाओं का वर्णन है। जो यहूदी परिवारों को जो यातनाएं दी थी दूसरे विश्व युद्ध में, उसका वर्णन है। साथ ही एन ने निजी सुख दुख और भावनाओं का वर्णन भी किया है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यहूदी परिवारों पर हुई यातनाओं के वर्णन के कारण ये डायरी ऐतिहासिक दस्तावेज है। ठीक है,
ऐतिहासिक दस्तावेज क्यों बन गए कि युद्ध के समय यहूदी परिवारों को जो यातनाएं दी गई थी उसके कारण ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई। और इसमें क्या वर्णन है? यहूदी परिवारों की यातनाओं का वर्णन है और एन की निजी सुख दुख और उसकी भावनाओं का वर्णन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि इस कड़ी का अंतिम प्रश्न है। पीटर के विषय में एन ने क्या बताया? पीटर कौन था? वान परिवार का पुत्र था, 16 वर्षीय बेटा था पीटर। उसके विषय में एन ने क्या बताया ये बताना है। देखते हैं। पीटर शांति प्रिय, सहनशील और बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है। वह प्रयत्नशील है। वह अपने मन की बात एन को नहीं बताता, इसलिए एन उसे घुन्ना व्यक्ति भी कहती है। घुन्ना किसे कहा जाता है? जो अपने मन की बात किसी को ना बताए, अपने अंदर ही रखे अपनी बातों को, उसे घुन्ना कहते हैं। तो क्या था वो? शांति प्रिय था, सहनशील था, बेहद सहज आत्मीय व्यक्ति है, प्रयत्नशील है, लेकिन अपनी मन की बात इनको नहीं बताता, इनसे अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करता, इसलिए इन उसे क्या कहती है? घुन्ना व्यक्ति भी कहती है। ये थे डायरी के पन्ने के लघु उत्तरीय प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगेंगे और साथ ही आपने इसको लिखोगे वीडियो को पॉज करके, ये मेरी आपसे उम्मीद है। और अच्छे से अपनी तैयारी करोगे, अपनी परीक्षा को सफल बनाओगे। चलिए अगले विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिएगा।